बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की दूसरी वीडियो जो है वो है सेक्शन सी 9th क्लास का फिजिक्स का पेपर है 2024 का मरदान बोर्ड का। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेट फोर्स विद चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें हमने दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहले हमने न्यूटन सेकंड लॉ को बताना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने फोर्स का रिलेशन बनाना है किसके साथ, चेंज इन मोमेंटम के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ को लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, वो कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। यानी आप एक बॉडी के ऊपर जितनी फोर्स लगाएंगे ना तो उतनी उसके अंदर क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। और ये एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, यानी जितना बॉडी का मास बड़ा होगा तो इतने उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी। अब इसको हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो देखिए पहला जुमला जो है जो यहाँ तक है तो उसके लिए मैंने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये लिख दी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और जो सेकंड है वो मैंने यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये क्या है कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये 1 है और ये 2 है, दोनों को मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल लगा दिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैंने क्या करना है, अब देखिए इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो इसमें एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाली वैल्यू है एक्सेलरेशन की, इसको मैं लेके इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास ये देखिए f इज इक्वल टू m, ये m आगे एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये m जो है इसको मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, तो ये जब यहाँ पे होगा तो एम वी एफ आ गया माइनस और ये एम वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये एम वी जो है ना, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। एम इंटू वी जो है ये किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये एम वी एफ है तो ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ गया, और ये एम वी आई है तो ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया। इसको गौर से देखें, ये क्या है, पी एफ माइनस पी आई, यानी चेंज इन मोमेंटम है। तो ये मैंने लिख दिया चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जब इसको मैं हटाऊंगा इक्वालिटी को तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये उसका रिलेशन आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि भाई अ कार ऑफ मास 1000 kg, एक गाड़ी है उसका मास कितना है 1000 kg, इज रनिंग इन सर्कुलर मोटरवे। बस जब सर्कल की बात आई है तो आपने जहन में क्या रखना है, आपने जहन में यही बात रखनी है कि हमारे पास बात किसकी हो रही है, बात हमारे पास हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की होगी या हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी। तो ये क्या कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड है, और ये कहता है कि रेडियस उसका कितना है, वो हमारे पास है 800 मीटर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लगेगी ये फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। मास क्या है 1000 kg, वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना है 800 मीटर। बस इसमें वैल्यूज पुट करें, आगे हमारे पास आंसर जो है वो निकल आ जाएगा। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, वो कहता है कि व्हाट इज स्टेबिलिटी और इसकी कितनी स्टेट्स हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी अगर एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रही है और वो डिस्टर्ब हो गई है, उसकी हालत जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, और आप फोर्स हटाएं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, तो ये क्या होती है, हमारे पास स्टेबिलिटी होती है। अब 3 किस्म की स्टेबिलिटी है, एक 3 किस्म की इक्विलिब्रियम है। यहाँ हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होती है कि बॉडी रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, कि उसमें एक बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत को दोबारा आ जाए। जैसे हम अगर एक बाउल में एक बॉल डालें, ये हमारे पास एक बाउल है, तो देखिए बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब मैं बॉल को यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ ना, तो वो यहाँ से यूँ जाएगी, फिर यहाँ से यूँ जाएगी, यहाँ से यूँ होते 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 दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि बॉल ऑन अ हिल, ये एक पहाड़ की चोटी है, इस पे यहाँ पे बॉल पड़ा हुआ है। अगर मैं इस बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस करूँ, बॉल नीचे आ जाए तो दोबारा वापस अपनी हालत में नहीं आ सकती। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और तीसरी जो हमारे पास है वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक टेबल है, उसके ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, बस ये हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत है।
इसकी वजह से जो बुक में दी हुई हैं 2 और हालतें, वो है कि है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये आप किताब से ख़ुद देख लें, ये आसान है। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एन एलिवेटर वेइंग 5000 न्यूटन। अच्छा, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, अगर केजी हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मास होगा। अगर न्यूटन की बात हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वेट होगा या एफ होगा। तो ये 5000 न्यूटन क्या है, ये हमारे पास डब्ल्यू होगी। अच्छा, ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे पास टाइम है। ये कहते हैं हाउ मच पावर इज़ डेवलप्ड, पावर फाइंड करना है बस। तो पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब इसमें वर्क डन तो है नहीं, तो वर्क डन का फार्मूला होता है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ डी की जगह डी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होती है, हाइट होती है, तो यहाँ पे हमने एच यूज़ किया हुआ है। तो एफ और ये एच आ गया और ये नीचे टाइम अपनी जगह पे है। तो एफ कितना है, 5000 है। डिस्टेंस कितना है, वो हमारे पास 15 मीटर है और टाइम जो है वो 10 है। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, तो 7500 वाट जो है वो आंसर आ गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ रहा होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। हम जब मैट्रिक में थे उस ज़माने से ये ज़मीन का वज़न हम जो है वो मैयर करते हुए आ रहे हैं और अभी तक ना इसका वज़न बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 और m2 डिवाइड बाई r स्क्वेयर। तो अब जब मैं ज़मीन के लिए लूँगा तो ये F मुझे पता है, इसको मैं किससे चेंज कर दूंगा, मैं लिख दूंगा कि F इज इक्वल टू mg। इस F की जगह मैंने mg पुट कर दिए, तो बाकी ये साइड राइट साइड तो उसी तरह ही है। तो ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाए, g इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाई r स्क्वायर। और ये कैपिटल M क्या है, ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, इसको इधर ही रहने दें। तो ये r स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए जी आर स्क्वायर, और ये कैपिटल G यहाँ पे मल्टीप्लाई और जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमें ज़बानी याद करनी है कि G की वैल्यू जो है वो 9.8 है, R की वैल्यू जो है वो 6.4 है, और ये क्या कहते हैं कैपिटल G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 है। और जब फिर ये इन सारी चीज़ों को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है, कहते हैं कि सबमेरीन इज़ कंस्ट्रक्टेड। सबमेरीन वो शिप होती है जो पानी के अंदर चल रही होती है, कहते हैं उसको ऐसे बनाया हुआ है कि वो कितना विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 पास्कल, कि वो इतना प्रेशर जो है उसको ये विथस्टैंड कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। तो ये मेरे पास क्या है, प्रेशर है। हाउ डीप में दिस सबमेरीन, हाउ डीप कितनी गहराई के साथ, जब गहराई की बात आई तो ये हमारे पास h हुआ, यानी हमने हाइट जो है वो फाइंड करनी है। कहता है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, रो, और वो कितनी, वो हमें दी हुई है 1025 kg पर मीटर क्यूब। तो देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो जहाँ पे प्रेशर की बात हो उसके पास उसके साथ डेंसिटी की बात हो, बस आपने आंखें बंद करके P इज इक्वल टू रो GH का फार्मूला लगाना है। तो रो 1025 दिया हुआ है, G वो जो है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 9.8 है। H जो है वो हमें नहीं पता, और प्रेशर जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 दिया हुआ है, यानी हमने सिर्फ ये हाइट फाइंड करना है। तो इसको इधर ही छोड़ दो, ये रो और जी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जब ये नीचे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, P डिवाइड बाई रो इंटू जी। बस आगे P की जगह वैल्यू पुट करें, रो की जगह 1025 पुट करें, जी की जगह 9.8, तो हमारे पास आंसर जो है क्या आ जाएगा, 1590 मीटर। अगला क्वेश्चन जो है वो आसान है बहुत, और इम्पोर्टेंट भी, हर साल तकरीबन पेपर में आ रहा होता है। मैंने सिर्फ शॉर्टकट इसलिए लिखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, बाकी आप इसमें डिटेल्स खुद लिख सकती हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड। एवापोरेशन किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम जब किसी लिक्विड को किस में चेंज करते हैं, वेपर में चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको एवापोरेशन कहते हैं। अब इसमें अगला पार्ट पूछा हुआ है कि व्हाट फैक्टर्स द एवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स, कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई ये 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, विंड स्पीड हवा की स्पीड के ऊपर, और ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर।
तो मैंने लिखा कि टेम्परेचर एंड एवापोरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन बढ़ेगी, जितनी गर्मी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी। तो ये हमने क्या लिखा हुआ है कि हायर द टेम्परेचर फास्टर एवापोरेशन। अच्छा, अगला पार्ट जो है वो हमारे पास सेकंड इसका जो वो पॉइंट है वो है सरफेस एरिया। लार्जर एरिया होगा तो फास्टर हमारे पास एवापोरेशन होगा। अब इसमें मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। जितना एरिया बढ़ेगा एवापोरेशन बढ़ेगी। विंड स्पीड, हवा, जितनी हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी एवापोरेशन भी इतना ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि ऊपर जो उसके ऊपर एरिया होगा वो खाली होगी तो नीचे से ज़्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। तो इसमें भी आपने ये जुमला लिख सकती हैं कि विंड स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फास्टर एवापोरेशन। अच्छा, अगला जो है वो हमारे पास ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी में सिर्फ काम उल्टा है, इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे कि ह्यूमिडिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवापोरेशन। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एवापोरेशन उतनी कम होगी, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी एवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो है ये हमारे पास सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन 6 का पार्ट बी। उसमें है कि द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास बॉल इज़ 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कहते हैं कि एक बॉल जो है उसका हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 800 सेंटीमीटर क्यूब है। तो और कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फिर वो कहता है कि फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इफ द टेम्परेचर इज़ रेज टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि जब हम उसको 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ, और फिर उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करें। और उसने हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो भी दिया हुआ है। तो इसमें देखें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितनी है, वो हमारे पास है 800 सेंटीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर चेंज जो है तो देखें पहले वो कहता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, फिर वो उसको 52 तक ले जाता है। तो ये इसमें जब माइनस करें तो हमारे पास कितना बन जाता है 32। और कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या है 57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। फार्मूला इसका है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम की जगह 800 पुट करें, बीटा की जगह 56 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ पुट करें और डेल्टा टी की जगह 32 पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है कितना आ रहा है 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास डेल्टा वी है, ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, न्यू वॉल्यूम जो है वो हमारे पास ऐसे फाइंड होगा कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो और जो नया वॉल्यूम है उन दोनों को जमा करें। ओरिजिनल वॉल्यूम 800 है और नया वॉल्यूम जो 1.46 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 801.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो था हमारा 2024 का फिजिक्स का पेपर। इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे कि 2025 का पेपर जो है उसको भी रिकॉर्ड किया जाए। तो ये जो पिछले साल के 1, 2, 3 पेपर जो होते हैं इसमें अगर आप इनको भी कंप्लीट कवर कर लें तो उम्मीद है कि आपका 70 to 80% पेपर जो है वो बिल्कुल 100% कवर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।